नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरिद्वार में और आप सभी जानते होंगे कि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार चुनाव कुछ अलग अंदाज में होने जा रहे हैं क्योंकि एक से एक धुरंधर इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे में कुछ नई पार्टियां भी हैं जो उत्तराखंड के अंदर सक्रिय हो चुकी हैं। जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस बार विधानसभा के चुनाव में एक अलग अंदाज में चुनाव लड़ने और लड़ाने की तैयारी में है। हेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल न्यूज नेशनल में। हेमा जी, 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। जी जी। ऐसे में आप लोग की तरफ से एक बयान आया है कि 70 की 70 विधानसभा सीटों में से कुछ सीटों में आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि कोई बड़ी आपको रणनीति लेकर के चुनाव में उतरना पड़ेगा चुनावी मैदान में? देखिए, जन अधिकार पार्टी जनशक्ति हमारी जो है जो चुनावी पूरी तैयारी कर रही है, तो हमारी जहां पर हमारी स्वीकार्यता होगी वहां पर हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। हम 11 विधानसभाएं हरिद्वार की हैं, हरिद्वार जिले की उसमें लड़ रहे हैं। हम 5-7 हमारी देहरादून की हैं और उधम सिंह नगर, इस तरह से हमारी जगह जगह जहां पर स्वीकार्यता होगी वहां पर जन अधिकार पार्टी का कैंडिडेट जरूर उतरेगा चुनाव के लिए। कहीं ना कहीं चैलेंज बहुत बड़ा होगा क्योंकि अब से पहले शायद जन अधिकार पार्टी चुनाव नहीं लड़ी है और इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। पहले से जो पार्टी केंद्र में भी है, उत्तराखंड में भी है, जगह जगह बीजेपी की जीत हो रही है। ऐसे में आप कैसे एक वर्तमान जीती हुई पार्टी को चैलेंज करेंगे? देखिए, चैलेंज एक जीती हुई पार्टी की बात नहीं है। चैलेंज तो यहाँ उत्तराखंड जब से गठन हुआ है तब से भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकार रही है। एक बार भाजपा की रहती है, इस बार दोनों बार भाजपा की थी, कभी कांग्रेस की रहती है। लेकिन जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है क्योंकि जिसका पलड़ा भारी होता है, इनके विधायक उधर भाजपा से कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस से भाजपा में। तो भाजपा कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं और अब जनता को एक विकल्प चाहिए, जिस विकल्प के लिए हमारी पूरी तैयारी है। जनता एक बदलाव चाहती है और जैसे आपने बताया कि वहां पर भी है, तो भाजपा के पास कुछ अपना दिखाने के लिए नहीं है, विकास का कार्य कुछ दिखाने के लिए उनके पास क्या है, वो चुनाव आते आते वो जो अपना जाति धर्म इसका खेल शुरू कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम का खेल शुरू कर देते हैं। ये जो है येन केन प्रकरण पूरा अपना तंत्र लगा देते हैं कि हमें सत्ता हासिल करनी है। और उसमें आप देखिए, एक विधानसभा हमारी हरिद्वार है, तो किस तरह से फर्जी वोट बनाए गए हैं। हर जगह इन्होंने जो है फर्जी वाला बहुत किया हुआ है और यहाँ अब जो चल रहा है, हम काफी कोशिश ये है कि उस फर्जी वाले को कुछ कम किया जाए क्योंकि इनकी गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। गुंडागर्दी बढ़ गई है, ये जनता के अंदर भय का माहौल पैदा करते हैं और इनके पास क्या है, ये जो है अपना धन का प्रयोग करते हैं। इन्होंने इतना कमा लिया है जनता के लूट लूट के कि अब ये वो धन को प्रयोग कर रहे हैं जनता को खरीदने में कि शराब बेच दी, शराब पिला दी, वो चुनाव के समय में पैसा बांट दिया। तो इनका ये खेल चलता है, लेकिन जनता धीरे धीरे समझ रही है क्योंकि लगातार जनता इन लोगों को देख रही है कि क्या इन्होंने किया है, क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ। और आज आप देखिए ना, कॉकरोच पार्टी भी उसका उदाहरण है कि अगर वो कॉकरोच सबके समझ में आ गया, आज पढ़ा लिखा युवा जो है वो समझ चुका है और धीरे धीरे करके इनका अंत नजदीक है और अब बदलाव जरूर होगा। कितना विश्वास करती हैं आप जन अधिकार पार्टी पर? चुनाव में क्या रंग दिखाएंगे? देखिए, जन अधिकार पार्टी का खौफ तो अभी से नजर आ रहा है क्योंकि जब हम सड़क पे रात दिन हम लोग उतर रहे हैं, जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं और जनता की स्वीकार्यता हो रही है, तो खौफ तो अभी और पार्टियों में अपने आप से नजर आ रहा है कि जन अधिकार पार्टी को भी वो मानते हैं कि भाई अब जो है चैलेंज बहुत उनके लिए मुश्किल है। देखिए, हमारे लिए चैलेंज मुश्किल नहीं है, मुश्किल उनके लिए है क्योंकि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अभी हमें 1-1.5 साल हुआ है और उसके बाद हमने जो है बहुत मजबूती से अपने पैर रखे हैं और हमें जीत जरूर हासिल होगी जहाँ कुछ लोगों से हम लोग मिले, हमें पार्टी के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन लोगों द्वारा बताया गया कि जन अधिकार पार्टी जो है इससे एक मुहिम छिड़ रही है और वो मुहिम कहीं ना कहीं समाज के लिए जरूरी भी है। वो आपसे जुड़ रहे हैं
जी। तो उसका लाभ तो आपको मिलना लाजमी है। देखिए, हम उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो वाकई में ही मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है। जगह जगह देखिए ये खनन, अवैध खनन हो रहा है, अवैध पेड़ कटान हो रहे हैं, और जो किसानों के साथ में कितना, तो हम लोग जनता के साथ खड़े हैं और उनकी हर समस्याओं को समाधान करते हैं। जब हम उनके हर उस मुद्दे पे खड़े होंगे जो उनकी जरूरत है, तो जनता क्यों नहीं स्वीकारेगी। तो जनता आज क्या चाहती है? वो चाहती है कि जो भ्रष्टाचार है उससे, आज देखिए ना, अब थाने, पुलिस चौकी में कहीं जो बेचारा गरीब होता था उनकी सुनवाई नहीं होती थी। आज हम लोग उनके साथ जाते हैं, उनके साथ खड़े हैं, हम सबूत देते हैं कि भाई ये बेगुनाह है, और बेगुनाह को सजा हो जाती है। ये चाहे अब मैं महिलाओं की बात करूं तो यहाँ उत्तराखंड में महिला अगर अपना कोई कंप्लेन लेके चली जाए तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, मतलब ऐसा ट्रीट किया जाता है। और महिलाओं की सुरक्षा तो आप देख ही रहे हैं कि उत्तराखंड में कैसे महिलाओं को सुरक्षा है। अंकिता हत्याकांड आपको याद होगा, जिसमें जो है पूरी की तरह हम लोग सड़कों पे आंदोलनरत थे और हैं, और अभी भी आगे रहेंगे। और आज तक भी अब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, आप देखिए ना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने टेप लगा रखी है। अभी अपने इतने बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं, इतना मतलब आप देखिए ना कितना ज्यादा झगड़े और फसाद हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, वो चुप्पी साधे बैठे हैं। अभी आपने बात की है अंकिता भंडारी के मर्डर केस की जी, तो पहले से ही जो इसके मुख्य आरोपी हैं वो पहले से जेल में बंद है, और दूसरा जो इस चैन से जुड़े हुए हैं उनके सबके खिलाफ जांच बैठी हुई है। तो ये तो पूरा का पूरा मामला जो है ये तो न्यायपालिका के अधीन चला गया है, न्यायालय के अधीन है, तो इसका तो आपको इंतजार कम से कम करना ही पड़ेगा। देखिए किस तरह से उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा है वो सभी जानते हैं। वो आरोपी हैं जो इतना बड़ा सबको, मतलब ये जो जब आवाज उठाता है उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, लेकिन उनका एनकाउंटर तो कभी नहीं हुआ। और वो जब वो जेल से आते हैं, जब वो आए थे अपने कोर्ट में, तो वो किस शान और शौकत से, ऐसा लग रहा था उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट वहां मिल रहा है। जब बुलडोजर चलाया जाता है, तुम औरों के घर में, गरीब लोगों के घर में तो बुलडोजर चलाया जाता है, अभी देखा होगा एक मोमडन, क्योंकि वहां पर जातिवाद आ गया। लेकिन अब विनोद आर्य के घर में क्यों नहीं चलाया गया? मामला विनोद आर्य के घर का नहीं था, मामला था उनके किसी गेस्ट हाउस का, उनके किसी होटल का। गेस्ट हाउस में सिर्फ एक ही कमरा तो बुलडोजर चलाया गया जहां सबूत मिटाने थे। बात तो उसी कमरे की है ना। तब तो धामी जी ने बोला, अपनी पीठ थपथपाई कि हमने बुलडोजर चला दिया, ये है धामी एक्शन। और पत्रकारों ने भी खूब दिखाया, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन पत्रकारों ने भी दिखाया धामी जी का एक्शन, धामी जी का एक्शन। क्या एक्शन था? सबूत मिटाने का एक्शन था। और वीआईपी, जिस वीआईपी का जिक्र जो है अंकिता भंडारी ने किया था अपने फ्रेंड को, अपने उसकी चैटिंग में था, वो वीआईपी कहाँ है? और जब ये प्रकरण खुल के आया, उर्मिला सनोवर जो हैं, उन्होंने एक ऑडियो के जरिए इसका खुलासा किया, तो उनपे जो नाम थे, तो क्यों नहीं उन्हें तत्काल प्रभाव से जो है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन वो घूम रहे हैं, खुली तरह से घूम रहे हैं। सुरेश राठौर को पकड़ के ले गई पुलिस, 3 दिन बाद उन्हें छोड़ दिया। तो ये घुमाओ, ये जनता को भटकाने के लिए। जनता बेवकूफ नहीं है, उत्तराखंड की जनता। वो वीआईपी का नाम, जिस वीआईपी की वजह से इतना बड़ा कांड किया गया, अगर ये प्रेशर बनाते तो पुलकितारे मुंह खोलता। लेकिन पुलकितारे के लिए तो पहले ही विनोद आर्य भाजपा को फंडिंग करते हैं। तो कैसे, देखिए विनोद आर्य भाजपा के लिए फंडिंग करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस मामले में पुलकित आर्य जो है, क्या वो निर्दोष बरी हो जाएगा? उसको तो वो किया ना, सजा का भी तो प्रावधान बदल दिया गया है, उम्र कैद की सजा को भी तो प्रावधान बदल के। सजा तो सजा है। अभी देखिए, अभी ये सजा नहीं है। वीआईपी का नाम जब तक नहीं उजागर होगा, और वीआईपी बहुत बड़ा चेहरा है। और 3 नाम आए थे, जो 2 नाम, एक तो ब्रजभूषण नाम लिया गया था, एक अजय कुमार जो नाम दिया गया था, अजय कुमार का इन लोगों ने दूसरी जगह भेज दिया गया है ना। ब्रजभूषण जी अपना जो है वो देते हैं, एक बयान देते हैं कि वो ऑडियो, अरे तुम ऑडियो की सत्यता लगा लो ना। एआई से तुम्हें जो ऑडियो तुम्हारा जो खुद का विधायक बोल रहा है, जो तुम्हारा पूर्व विधायक है वो बोल रहा है, तुम उसको बोल रहे हो कि ये एआई से जनरेटेड है। मतलब विधायक की आवाज है, ये एआई से जनरेटेड, पूरी कहानी एआई से जनरेटेड है क्या? अच्छा, अगर एआई से था तो इन्होंने तो उर्मिला सनोवर को जेल नहीं भेजा ना।
उनको सजा नहीं हुई ना। अगर उन्होंने इतना बड़ा वो उत्तराखंड में एकदम से वो हुआ है, भूचाल सा आ गया है उस ऑडियो से। जो जनता मांग रही थी, जो उत्तराखंड की जनता की मांग थी वो कि वीआईपी का नाम उजागर हो, तो क्यों हमारे नाम का भी, मेरे नाम भी आपने देखा होगा कि जो उन्होंने ब्रजभूषण जी ने जो लेटर जारी किया था उर्मिला सनोवर के बाद मेरा ही नाम लिखा हुआ था, क्योंकि आवाज उठाई थी मैंने और आवाज मैं उठाती रहूंगी। आज मुझे देखिए एक जो अंकिता भंडारी थी वो पूरे उत्तराखंड की बहन थी। बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ जो हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और ऐसा कभी किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, किसी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। इस मामले में पूरे में न्याय तो मिलेगा और भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो थोड़ी धीमी है, उसके लिए आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा। भाई आगे आपका राजनीतिक पार्टी में उतरना, चुनाव लड़ना, तो ये जाहिर सी बात है कि ये मुद्दे आप उठाएंगे। देखिए उठाने की बात नहीं है, ये मुद्दा जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है। ये मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ और ये मुद्दा मेरे उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। और जो रही बात सीबीआई, तो इनकी अपनी है। सीबीआई की हमारी मांग क्या थी? सीबीआई की जांच हो और नार्को टेस्ट हो। क्यों नहीं नार्को टेस्ट करवाया? आप एक तरफ कह रहे हैं कि सीबीआई इनकी अपनी है, एक तरफ आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं। नहीं, सीबीआई जज के उसमें हो, जो जज है जज की निगरानी में हो, प्लस इनका नार्को टेस्ट। अगर सीबीआई इनकी अपनी हो सकती है तो नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराया? जब हमारी मांगी नार्को टेस्ट की थी, लाइव चलाया उसे, नार्को टेस्ट को भी लाइव चलाया जाए, हमारी मांग ये थी। तो क्यों नहीं इनको नार्को टेस्ट कराया? जिन जिन आरोपियों के नाम लिए थे उनका नार्को टेस्ट कराया जाता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन ये चाहते ही नहीं है। लेकिन अभी मुख्यमंत्री धामी जी क्यों चुप बैठे हैं, क्यों मौन बैठे हुए हैं? नहीं, लेकिन अभी मामला न्याय के अधीन है, क्या पता आगे चल के इसमें नार्को टेस्ट भी हो। देखिए ऐसा नहीं है, मांग जिस समय होती है ये बरगलाने की बात है। वो सुरेश राठौर को जेल भेजना एक दिखावा था, क्योंकि ध्यान भटकाना था, उनको मोहरा बना के। अरे उनको तो उनकी तो ऑडियो है, लेकिन जो आरोपियों का नाम है उनको क्यों नहीं बुलाया? अभी दूसरा भी मुद्दा बताती हूँ आपको। पहाड़ में मैं अभी होके आई हूँ, कल रात ही मैं लौटी हूँ। पहाड़ की स्थिति देखी मैंने। पहाड़ में स्कूल नहीं दिए गए। मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी ने उत्तराखंड के विकास के लिए, पहाड़ों के विकास के लिए, उनकी स्थिति क्या है? जो वहां जानवर है उन जंगली जानवरों पे रोक नहीं लगाई गई। जो वहां खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, खेती बाड़ी नहीं होगी तो वहां के लोग पलायन ही करेंगे। उस पलायन को रोकने के लिए आपने क्या किया? और वहां पर मैंने देखा कि स्कूल और वो तो है नहीं अस्पताल, लेकिन मेरे पास है फोटो। जो शराब की दुकानें हैं, बड़े बड़े बोर्ड, बोतलों के फोटो लगा के, ऐसा लग रहा है जैसे ब्रांडिंग की हुई है, वो लगाए हुए हैं। तो क्या पहाड़ के लोगों को और बर्बाद करने के लिए ये सब किया हुआ है? क्या ये रोजगार है? कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पहाड़ के लोगों की भी बनती है, जो इस दंश को झेल रहे हैं। उनको आवाज उठाने की आवश्यकता है, उनको मांग करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भी पहाड़ के हैं, क्या मुख्यमंत्री को होना नहीं चाहिए? मुख्यमंत्री के दौरे लगातार दिल्ली के तो लगते हैं, क्या उन्हें उत्तराखंड की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है? तो उत्तराखंड की व्यवस्था देखिए ना। आप कहते हो हमने बहुत व्यवस्था की, आप तो यहाँ का कारोबार, आप तो यहाँ किसी भी ट्रैवल व्यवसायी से पूछिए, आप तो उसको भी ठप करना चाहते हो। आप तो ये बढ़ा नहीं गया, तो आप जो है यहाँ पर चाहते नहीं हो कि यहाँ पर श्रद्धालु आए, आप चाहते नहीं हो कि संभालना पड़ेगा। तो फिर जीत हो रही है बार बार बीजेपी की। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विकास कार्य जरूर रहे होंगे, कहीं ना कहीं जनता के कार्य जरूर हो रहे होंगे। ये हिंदुत्व का एक वो देते हैं, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। जनता को भटकाने का तुरंत प्रयास करते हैं ये लोग। और फिर ये कहते हैं, मैंने कहा ना, ये इनके प्रचंड गुंडागर्दी जैसे भी हो, हमें सत्ता हासिल करनी है, तो ये इस तरह की नीति अपनाते हैं। देखिए, और अब कैसे भी क्यों नहीं रोक पा रही है कॉकरोच पार्टी को क्यों नहीं रोक पा रही है? कितने आंदोलन है लड़के। देश के अंदर 100 करोड़ से ऊपर हिंदुओं की आबादी है, 45 करोड़ के लगभग मुस्लिमों की आबादी है, तो हिंदू खतरे में कैसे हो? तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। 2014 के बाद से हिंदू खतरे में है। आप देखिए ना, हिंदू पहले खतरे में नहीं था, 2014 से के बाद हिंदू खतरे में। जिन राम नाम के नाम से आप वोट मांगते आए हो, यहाँ पर प्रसाद मटा था पूरे उसमें कि राम अयोध्या के श्री राम का है, बहुत बढ़िया बात थी। अयोध्या में श्री राम स्थापना हुई, तुम वही चोरी करवा रहे हो। और तुम छोटे छोटे जो वो हैं उनको तुम आरोपी बता रहे हो। अरे इतना बड़ा खेल लोग श्रद्धा से वहां पर चढ़ा रहे हैं, तुम उसको, जिस राम के नाम पर तुम वोट ले रहे थे, आज तुम उसी को लूटने में लगे हुए हो, तुम उसी के मंदिरों को लूट रहे हो।
तो चलिए, ये खैर एक जांच का मुद्दा है और मेरे ख्याल से हर जगह जांच चल भी रही है, उसके लिए आपको सब करना पड़ेगा। अभी आज मैं उत्तराखंड की बात करती हूँ कि आज हर कोई सड़कों पे क्यों है। युवा सड़कों पे है, बेरोजगार सड़कों पे है। ठीक है, भर्ती घोटाला हो जाता है। ये जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो बात कर रहे हैं, ये जोशीमठ में देखिए भू धसाव कितना हो रहा है, वहां पर कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है, और ये कंपनियों को बेचने में लगे हुए हैं। यहाँ पर कैसे होगा? यहाँ अच्छा देखिए, जब यहाँ पर इनको क्या करना था, 70% या 80% का था कि रोजगार उत्तराखंडियों को मिलेगा। आज सिडकुल की स्थिति देख लीजिए ना, क्या उत्तराखंड में रोजगार मिला? आज उन्हें भी बाहर जाना पड़ रहा है। बाहर यहाँ पर जितने लोग जो सिडकुल में जॉब कर रहे हैं वो अधिकतर बाहर के लोग हैं। 10% मैं मानूंगी कि उत्तराखंड के सिर्फ 10% लोग हैं। क्यों नहीं आपने उत्तराखंड वासियों को सुविधा दी? क्यों उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है? कितने लोगों ने आवाज उठाई इस जो कार्यप्रणाली रही है, ये जो समस्या रही है, कितने लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है? जबकि लोगों को आवाज उठाने वालों को तो ये उन पे केस दायर कर देते हैं, मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ये इस तरह का खेल रचते हैं, आवाज कोई उठा ना पाए, ये इनकी नीति है। यही मतलब इनका चाल चरित्र चेहरा, मैं भाजपा की बात कर रही हूँ कि ऐसा है। और विपक्ष कितना मजबूत होना चाहिए था? क्या आप मानते हैं कि विपक्ष मजबूत है? इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, क्या विपक्ष को उठाने नहीं चाहिए? विपक्ष भी तो इनका मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। मैं तो कहूंगी साफ कि विपक्ष मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहा है इनकी। देखिए, स्टार्टिंग में जब औद्योगिक क्षेत्रों का उत्तराखंड में निर्माण हुआ तो बहुत पुरानी बात है, उस समय यहाँ सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी। मैंने दोनों की बात करी है कि भाजपा कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं और वो मित्र विपक्ष की भूमिका निभाती है। यही कारण हुआ कि नई नई पार्टियों को बनाने की जरूरत पड़ी। अदरवाइज अगर ये लोग सही काम कर रहे होते, जनता को दूसरा विकल्प देखने की जरूरत नहीं थी। यूकेडी की बात करें तो यूकेडी पहले जितवाई थी, जनता ने विश्वास किया था, यूकेडी ने इतना लड़ा। लेकिन क्या है, यूकेडी आपसी फूट में ही उलझी हुई है। चलिए, ये तो खैर राजनीतिक पार्टी के वो मुद्दे हैं जो शुरू से चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर चर्चा हर जगह हो रही है और थोड़ा सा पब्लिक को और आप जैसे लोगों को इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें देरी होती है। तो अभी हम बात करते हैं कि आने वाले 2027 के जो चुनाव है उसमें आपकी भूमिकाएं क्या रहेंगी, अब उस मुद्दे पे बात करते हैं। देखिए, जन अधिकार पार्टी जनता की पार्टी है, जनता के साथ खड़ी है और जहाँ जहाँ जनता के मुद्दे होंगे, देखिए उसके लिए हमें अपनी परवाह भी नहीं है। बात राजनीति की नहीं है, बात एक जनता के साथ की है, बात जनता से जुड़ने की है। जनता कैसे जुड़ रही है हमारे साथ, जनता को पता है कि हम उनकी आवाज उठा रहे हैं, हम उनकी आवाज बन रहे हैं। आज जनता की आवाज को दबा दिया जाता है, लेकिन जन अधिकार पार्टी जनता के साथ खड़ी है, उनके मुद्दों के साथ खड़ी है। उसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी करनी पड़े, हम आपकी सीटें निकल जाएंगी तो उसके बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी उत्तराखंड के लिए? देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि मैंने भी ऐलान किया है कि खुद जहां से मुख्यमंत्री धामी लड़ेंगे, क्योंकि मन में इतना आक्रोश है। जिस तरह से उत्तराखंड के साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिस तरह से ये लगता ही नहीं है कि ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं उस सीट से चुनाव लड़ूंगी। और हमारी प्राथमिकताएं जो ये चल रहा है, जो जिस तरह से वो मुद्दे उत्तराखंड के हैं जिन्हें दबा दिया जाता है, बेरोजगारी पे है, आपका पलायन पे है, और जो नशे का किस तरह से कारोबार, अवैध नशे की बात मैं कर रही हूँ कि युवाओं को बर्बाद करने का काम किया हुआ है। तो हम लोग जो है जो लगातार हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, हमारी सबसे पहले रोक उन पे हो। 2025 की मुख्यमंत्री जी की एक मुहिम थी 2025 तक पूरे राज्य को नशा मुक्त करने की, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो नशा मुक्त नहीं होगा, शायद सुना गलत होगा, नशा युक्त करने की था। नशा युक्त उन्होंने कहा कि नशा युक्त करेंगे, नशा युक्त हो रहा है। आप पहाड़ों में चले जाइए, आप हरिद्वार जिले की स्थिति देख लीजिए, आप देहरादून में चले जाइए, युवाओं को धकेलेंगे नहीं नशे में। तो आवाज अगर युवा नशे में रहेगा तो वो आवाज नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसे तो नशे में धकेल दिया, कैसे आवाज उठाएगा? तुम जानबूझ के उस नशे को बंद नहीं करना चाहते हो, क्योंकि युवा जागेगा तो आवाज उठाएगा, और युवा नशे में त्रस्त रहेगा तो वो आवाज नहीं उठा पाएगा। इसलिए तुम नशे को, कारोबार को बंद नहीं कर रहे हो। इन्होंने और ज्यादा बढ़ावा दिया है नशे के कारोबार भी। मैं कहूंगी कि बड़े बड़े नेताओं के उनकी शय रहती है, उनकी पत्नियां रहती हैं,
हर जगह इनकी पत्तियां हैं, हर जगह आप देखिए ना। सरकारी अस्पतालों की बात करूं, कितनी बार मैं चली गई हूं वहां पर मशीनें तो हैं, उनको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। वहां पर रेफर सेंटर बना दिया जाता है। आप बताइए किस चीज का इलाज वहां पर कर रहे हैं इन्होंने? तो रेफर सेंटर, और रेफर कहाँ करते हैं? प्राइवेट अस्पतालों में। क्यों कर रहे हैं भाई? तुम वहां पर दवाइयां नहीं मुहैया, क्योंकि वो नेताओं की उनमें भागीदारी है। जो प्राइवेट अस्पताल है, नेताओं की भागीदारी है, इसलिए तुम वहां रेफर कर रहे हो। कमाई तो नेताओं की वहां से होगी। तो ये क्यों? इस पर सरकारी अस्पतालों के ऊपर इतनी बार हमने आवाजें उठाई हैं, इतनी बार आवाजें उठाई हैं, इतनी बार हमने कहा है, लेकिन क्या हुआ? ये आज तक भी वहां पर सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। और हमारा रहेगा, हम अस्पताल और स्कूलों के लिए बिल्कुल काम करेंगे। देश की जनता की बात करें या राज्य की जनता की बात करें तो उनकी जो मुख्य डिमांड होती है वो होती है बिजली, पानी, सड़कें, रोजगार और शिक्षा। मेरे ख्याल से यही सब 5-7 चीजें होती हैं। स्मार्ट मीटर की जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक वीडियो है उनका, वो बोल रहे हैं मेरे घर में नहीं लगा स्मार्ट मीटर। वो खुश हो, उनको पता है कि उनके घर में नहीं लगा स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर दूसरों को तो बेवकूफ बनाने वाला स्मार्ट मीटर है। तुम उसको स्मार्ट मीटर कह रहे हो, कितना बिल आ रहा है उसमें। तुम गैस की लाइनों में लोग खड़े हैं, आज तुम गैस नहीं मुहैया करा पा रहे हो। आज लोग चूल्हे में आ गए हैं। ये विकास हो रहा है, ये विकास हो रहा है कि लोग चूल्हे में आ गए हैं, अब उसी स्थिति में आ गए हैं। आप तो विकास की बात कर रहे थे, आप तो कहाँ ले जा रहे थे, लेकिन क्या है? बिजली विभाग को देख लीजिए। आज पहाड़ों में तो पानी भी तरस रही है। उस पहाड़ में पानी हमारा, बिजली हमारे उत्तराखंड की, फिर भी त्रस्त है उत्तराखंड की जनता। और नेता मस्त हैं। नेताओं को क्या है, गैरसैंण में क्यों नहीं राजधानी बना देते? इन्होंने तो देहरादून में अपने बड़े बड़े, कौन नेता पहाड़ों से, आप देखिए ना, कौन नेता पहाड़ों का जो विधायक है उसकी यहाँ पर देहरादून में नहीं रह रहा है? कौन जाके पहाड़ों में बसा हुआ है? बिल्कुल, ये मुद्दा शहजाद अली जो थे, विधायक भी थे, उन्होंने भी ये उठाया था विधानसभा में। पहाड़ी की बात करते हैं। पहाड़ का विकास कैसे हो जाएगा जब वहाँ के विधायक ही वहाँ नहीं रहना चाहेंगे, जब वहाँ पहाड़ों में आ जाएंगे, जब खुद ही वो यहाँ रहना चाहते हैं, उन्हें सुविधा चाहिए, तो कैसे उन्हें जनप्रतिनिधि कह सकते हैं? पानी फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे उत्तराखंड प्रदेश का पानी है, बाहर वाले फ्री कर सकते हैं। जब ये जहाँ जहाँ ये चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ बोल रहे हैं फ्री करेंगे, तो उत्तराखंड को दे दो ना, पहले चुनाव होने वाले, फ्री कर दो ना पानी। उत्तराखंड में तो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए यहाँ। और बिजली के दाम आप देखिए, इनके सरचार्ज कितना लग के आते हैं। मेरे पास लोगों के बिलों के बहुत सारे फोटो खींच के भेजते रहते हैं। मैंने लोगों को बोला जनता की आवाज है भाई, जनता सब लोग साथ। मेरा एक सवाल, जी बताइए। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि जब बीजेपी पार्टी के अंदर, बीजेपी के नेताओं के अंदर इतनी कमियां हैं, वो जनता की भावनाओं पर खड़े उतर ही नहीं रहे, तो फिर वो हर बार जीत कैसे रहे? उन्होंने क्या किया? पहले तो हिंदू मुस्लिम चलता था। हिंदू मुस्लिम तो पूरे देश में ही किया हुआ है। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा ना तो इनके पास कुछ मुद्दा नहीं रहेगा, ये चुनाव ही नहीं लड़ सकते। अधिकार पार्टी जनशक्ति के हम लोग सिपाही हैं, और हम लोग ये हमारी नहीं है, ये जनता की पार्टी है। हम लोग डटे हैं और डटे ही रहेंगे, और पूरे जो है तैयारी के साथ चुनाव में उतरेंगे, जनता के साथ चुनाव में उतरेंगे। चलिए, ये हेमा भंडारी जी से अभी हमारी बात हुई है आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर के। देखिए, चुनाव इस बार होने हैं और घमासान होना है, ये तो तय है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि जन अधिकार पार्टी की कितनी सीटें उत्तराखंड में निकलती हैं और क्या इनके वादे होंगे और किन वादों पर ये खरे उतरेंगे। मैं मनीष कुमार पाल, न्यूज़ नेशनल समाचार पत्रिका और टीवी से, नमस्कार।